ठीक है जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि मैं अभी आपको बता चुका हूँ कि ये स्लाइड्स जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ये मेरे प्रोफेसर की हैं जो मेरे सुपरवाइज़र भी थे, और उन्हीं को लेके मैं चल रहा हूँ। सबसे पहले तो क्या कवर करेंगे हम आज के इस लेक्चर में कि व्हाट इज़ अ सर्वे पेपर, when to write a survey paper, goals of a survey, reasons to survey, how to find articles, typical structure of a survey paper, figures, why should you survey, how do you survey a paper, what not to do, कलेक्ट एंड शेयर रिव्यू, सर्वे, केस स्टडी, ये सारे टॉपिक्स हैं आज के। अच्छा, ये मैं पहले भी क्लासेस में कवर कर चुका हूँ कि सर्वे और सर्वे पेपर में क्या फ़र्क है। सर्वे बाज़ आप करते भी होंगे और रिसर्च के लिए भी शायद आपको सर्वे करना पड़े। मिसाल के तौर पे आपने क्वेश्चनर बनाया और 100 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि जी आपकी इस टॉपिक पे या इस क्वेश्चन पे क्या राय है, और उन्होंने रिटर्न किया और आपने उससे कुछ रिजल्ट्स कैलकुलेट करके और आपने एक एनालिसिस किया कि जी इतने लोग ये कहते हैं, इतने लोग ये कहते हैं। ये एक सर्वे है जिससे आप नोन है। सर्वे पेपर ये है कि आप मुख्तलिफ लोगों की स्टडी जो किसी एक पेपर पे, किसी एक वर्क पे हो, उसको आप मिनिमाइज करें। तो ऑफिशियल डेफिनेशन जो कि ACM कंप्यूटिंग सर्वेज के मुताबिक क्या है, अ पेपर दैट समराइजेज एंड ऑर्गेनाइजेज रीसेंट रिसर्च रिजल्ट्स इन अ नॉवेल वे। ये नॉवेल वे पॉइंट जरा जहन में रखिएगा। इन अ नॉवेल वे दैट इंटीग्रेट्स एंड एड्स अंडरस्टैंडिंग टू द वर्क इन द फील्ड। सही है। एक और डेफिनेशन क्या है, सर्वे आर्टिकल अज्यूम्स अ जनरल नॉलेज ऑफ द एरिया। ठीक है। और फर्दर है कि इट एम्फसाइजेज द क्लासिफिकेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग लिटरेचर। ये क्लासिफिकेशन ग्रीन कलर से लिखा है, इसको भी हाईलाइट करना है, ये भी ध्यान में रखिएगा क्या है। लिटरेचर डेवलपिंग अ पर्सपेक्टिव ऑन द एरिया एंड एवेलुएटिंग ट्रेंड्स। सही है। तो सर्वे पेपर क्या है कि कोई एक स्टडी है जो कि किसी ने की है और किसी एक टॉपिक पे बहुत सारे लोगों के आर्टिकल्स, बहुत सारे लोगों के रिसर्च पेपर्स पढ़ के उसने उसमें से रिजल्ट्स कलेक्ट किए हैं, कुछ डेटा कलेक्ट किया है, कुछ कहना चाहिए कि क्लासिफिकेशन की है, कोई टैक्सोनॉमी बनाई है उसने एरिया की, और उसको जो है वो उसने अपने अंदाज में प्रेजेंट किया। सही है। यहाँ इस स्लाइड पे कोई कंफ्यूजन? नॉवेल वे का मतलब ये है कि जो सर्वे कर रहा है, जो सर्वे अपना प्रेजेंट कर रहा है, सर्वे पेपर, वो सर्वे पेपर जो है कुछ उसने यूनिकनेस हो, कुछ अपना हो। यानी एक टर्म हम यूज करते हैं कि क्या कंट्रीब्यूट किया है इसने, कहना चाहिए कि नॉलेज में क्या कंट्रीब्यूशन है। यानी जो पेपर, सर्वे पेपर जो बंदा लिख रहा है उसका अपना क्या कंट्रीब्यूशन है। तो वो कंट्रीब्यूशन क्या होता है, वो मुख्तलिफ वे में उसको प्रेजेंट करने का तरीका है। जैसे मिसाल के तौर पे उसने कोई क्लासिफिकेशन की है लिटरेचर की कि जी ये एरिया है, सपोज के नेटवर्किंग है, और नेटवर्किंग में लोग ये और ये और ये एरिया पे काम कर रहे हैं, और उसमें जो है वो ये चीज़ें हैं जिसकी बेस पे इनको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, अलग कैटेगरी बना सकते हैं। तो पूरी एक टेक्सोनॉमी डेवलप करना, फिर उसमें लिटरेचर को उन क्लासेस में रखना और फिर आपस में उनका कंपैरिजन करना, ये एक काफ़ी एक्सटेंसिव काम भी होता है, लेकिन ये एक नए अंदाज में करने का काम भी होता है। यानी पहले से अगर मतलब एक तो चीज़ ये है कि आप कहीं से मुख्तलिफ पेपर्स की समरी इकट्ठी कर लें और वो कहीं इकट्ठी करके मार दें, तो वो कोई सर्वे नहीं है। सर्वे पेपर की जो मतलब ख़ास बात है वो ये कि एक ऐसे मैनर में उसको कलेक्ट करे कि जिसको पढ़ने वाले को भी अट्रैक्ट करे, और फिर उससे कुछ न्यू नॉलेज एक्सट्रैक्ट की उसने। यानी जिस मिसाल के तौर पे टैक्सोनॉमी बनाना या क्लासिफिकेशन करना, तो लिटरेचर को क्लासिफाई करना भी एक काम है ना। तो वो क्लासिफाई हुआ नहीं मिलता लोगों को,
बल्कि सर्वे जिसने लिखा है उसने क्लासिफाई किया, तो ये इसका कंट्रीब्यूशन है। इसी तरह अगर उसने कोई टैक्सोनॉमी बनाई है, टैक्सोनॉमी तो समझते हैं ना, यानी क्लासिफाई करना, यानी उसने जो है वो ब्रांचेस बना दी डिफरेंट के, ये लिटरेचर जो है वो इसको इस चीज में हम डिवाइड कर सकते हैं, इस पार्ट में हम रख सकते हैं इसको, ये और ये पेपर जो है वो इस कैटेगरी में लाया करते हैं, और ये पेपर जो है वो इस दूसरी कैटेगरी में लाया करते हैं। इस तरह उसने लिटरेचर को क्लासिफाई कर दिया, तो ये टैक्सोनॉमी कहलाती है। फिर इसी तरह से जो ट्रेंड्स हो उस एरिया में, उनको वो बता रहा हो कि अब मतलब फ्यूचर ट्रेंड्स क्या है, क्या चीज जो है वो किस तरफ जा रही है स्टडी, ये जो काम है ये किस तरफ डायरेक्ट हो रहा है, तो ये उसका अपना कंट्रीब्यूशन होगा। ये उन पेपर्स से वो एक्सट्रैक्ट करके आपको बता रहा है। लाजमी नहीं है कि आप भी वो चीज पढ़ने पे खाल उन पेपर को डायरेक्ट पढ़ने पे भी ले पाए। ठीक है, तो व्हाट इज सर्वे पेपर के एग्जिस्टिंग लिटरेचर को वो पढ़ेगा, उसको डेवलप करेगा, अ न्यू पर्सपेक्टिव ऑन द एरिया, यानी एक तरह से एक नए पर्सपेक्टिव से वो आपको दिखा रहा है उस लिटरेचर को, और फिर ट्रेंड्स को एवेल्यूएट कर रहा है कि किस तरफ जा रहा है ये एरिया जो है वो, किस तरफ डायरेक्टेड है, कौन से काम है इसमें जो इस वक्त हो रहे हैं और कौन से काम फ्यूचर में एक्सपेक्ट करने चाहिए, किस तरफ जो है वो ये स्टडीज जाएंगी। ये एक उसका काम है सर्वे लिखने वाले का। ठीक है, तो सवाल ये पैदा होता है कि कब लिखा जाए सर्वे। आपके ख्याल में सर्वे कब लिखना चाहिए? सर हम प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करें सही तरह, फिर उसके बाद अगर हम सॉल्यूशन हमें मिल सकता है सर्विसाइड लिटरेचर रिव्यू करने के बाद, फिर उसके बाद हम सर्वे पे बैठ सकते हैं। ठीक है जी, और कोई? सर पहले तो रिलेटेड पढ़ेंगे, उसके बाद रिलेटेड पेपर से बनेंगे उस फील्ड में। सही है, और? सर जब हमारा मतलब जर्नल पेपर पब्लिश हो जाए उसके बाद फिर हमें सर्वे पेपर की तरफ जाना चाहिए, जिसमें हम कलेक्टिव लोगों की रिसर्च को अपने मतलब सर्वे पेपर में बता रहे हैं। ठीक है, और कोई? सर्वे में वो चीज आइडेंटिफाई स्टैटिकली कर सकते हैं जो तक विजिबिलिटी नहीं है। नहीं, सर्वे पेपर कब लिखा जाए, किसको कब सर्वे लिखना चाहिए, दिस इज द क्वेश्चन। व्हेन टू राइट अ सर्वे पेपर। सर प्रॉब्लम देखना, जो वो अगर उसका कोई सॉल्यूशन आया है तो वो सॉल्यूशन में जो है वो प्रॉब्लम को सॉल्व किया है कि नहीं किया है, या वो प्रॉब्लम सबकी एक जैसी है या डिफरेंट है। जी, और कोई? अगर आप किसी न्यू टेक्नोलॉजी को काम कर रहे हैं तो उसके लिए थोड़ा सही है। उसके अंदर हमारे पास एक तो रिसर्च कंपोनेंट होती है। ठीक है, अच्छा एक बात तो मैं आपको यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्लियर करता चलूं। मैंने पिछली क्लासेस में बड़े एम्फेसाइज के साथ कहा है कि किसका पेपर आपने सर्वे पढ़ना है, किसका नहीं पढ़ना है। किसी को याद है किसका पढ़ना है, कौन सा सर्वे पेपर पढ़ना है? सर्वे पेपर किसका पढ़ेंगे? सर्वे पेपर की ऑथर्स का देखना है, उन जर्नल्स का देखना है जिनका इम्पैक्ट है। सही है, और? जो वेब ऑफ साइंस पे जैसे आपने कहा था चेक करेंगे, तो जो जर्नल्स आ रहे हैं वहाँ पे देखें, वेब ऑफ साइंस ये बात का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये कि ऑथर को देखना है, और मैं आपको ये बात बड़ी दोबारा एम्फेसाइज से बता रहा हूँ कि एक तो सर्वे पेपर लिखते हैं स्टूडेंट्स, और अमूमन सब स्टूडेंट्स लिखते हैं, और आप भी लिख रहे हैं, अभी लिखेंगे, जो मैं बाय फोर्स आपसे करवा रहा हूँ। इस सब्जेक्ट के एंड में आप एक सर्वे पेपर लिखेंगे, और आप में से जिसने थोड़ा मेहनत से लिख लिया वो उसको पब्लिश भी कर देगा इंशाल्लाह। जिस किसी ने टारगेट सही रखा वो इसको पब्लिश भी कर लेगा। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो कोई बहुत बुरा पेपर होगा, लेकिन एक आदमी का 30 साल का एक्सपीरियंस है, वो उड़ती चिड़िया के पर गिन सकता है, वो देखते ही बता सकता है कि ये काम जेन्युइन है या ये फैब्रिकेटेड है। उसके सर्वे लिखने में और मेरे और आपके सर्वे लिखने में, जो कि अभी उस एरिया में बिल्कुल न्यू हो, फर्क होगा ना। तो ये पॉइंट जरा जहन में रख के चलें। ये जो स्लाइड्स हैं, ये जो आपको मैं लेक्चर दे रहा हूं, ये आपको लर्न सिखाने के लिए कि कैसे लिखा जाए, लेकिन लिखने के बाद आपने आपको तोप चीज ना समझने बैठ जाए और आप समझें कि मैं सबसे बड़ा रिसर्चर हो गया दुनिया का। तो लेकिन आपने जब फॉलो करना है किसी को, तो किसको देखना है? अपने जैसे स्टूडेंट्स के सर्वे पेपर्स नहीं फॉलो करने, बल्कि किसी एक बड़े ऐसे नाम का कि जो वाकई जेन्युइनली इंडस्ट्री में एक बड़ा नाम हो और उसका पेपर हो, तो वो आपने उसको फॉलो करना। अच्छा, इसमें भी जब आप थोड़ा सा
फर्दर डीप डाइव करेंगे लिटरेचर में, जब ये आप आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि वहां पर भी कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं कि दे आर जस्ट पब्लिशिंग द पेपर फॉर द सेक ऑफ पब्लिकेशन, तो उन्होंने अपनी प्रोफाइल बहुत बड़ी बना रखी है और उनके नाम पे जो है वो हर साल 10-10, 20-20 पेपर छप रहे हैं और एक एक पेपर की साइटेशन जो है वो विद इन एन ईयर 20-30 से 40-50-100 तक पहुंच रही है, और जो उनके 4-5 साल पुराने पेपर हैं वो 1000-1000, 2-2000 साइटेशन के साथ हैं। लेकिन वो लोग भी जस्ट पब्लिकेशन कर रहे हैं, जेन्युइन रिसर्च उनकी बहुत कम है। जेन्युइन रिसर्च से मुराद ये है कि मिसाल के तौर पे एक रिसर्चर का काम तो ये है ना कि वो कोई प्रॉब्लम लेगा और उसको आइडेंटिफाई करेगा और उसके ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट्स करेगा, कोई सेटअप करेगा और पब्लिश करेगा। या रिसर्चर का काम यह है कि वो साल के 5-6 सर्वे पेपर छापे और उसके सर्वेस की साइटेशन हो 10-10 हज़ार। तो वो रिसर्चर क्या कर रहा है, वो सिर्फ सर्वे छाप रहा है। समझ रहे फर्क या नहीं? डिफरेंशिएट कर सकते हैं दोनों को या नहीं? एक आदमी जो जेन्युइनली कोई रिसर्च का काम नहीं कर रहा, लेकिन वो सिर्फ ये रिसर्च कर रहा है कि सर्वे कैसे लिखे जाते हैं, और साल में कोई बड़े बड़े टॉपिक्स उठा के, हॉट टॉपिक्स को उठा के सर्वे की सूरत में छाप देता है वो, या उसके स्टूडेंट छाप देते हैं उसके साथ, और फिर उनका काम चल रहा है, साइटेशन उनको मिल रही है हजारों में। सही है? ऐसे लोगों को भी डिफरेंशिएट करना है आपने। मेरा पॉइंट समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं? देखें, एक आदमी सर्वे का एक्सपर्ट है और सर्वे पे ही सारी साइटेशन है, तो आप तो सर्वे देखने नहीं गए थे उसकी प्रोफाइल पे, आप तो उससे ये सीखने गए थे कि उस एरिया में उसने क्या काम किया है, उसने कौन कौन से प्रॉब्लम्स के ऊपर पब्लिकेशन कर रखी हैं उस एरिया के। तो वो एक भी नहीं मिली आपको, तो फिर उस प्रोफाइल पे ना जाएं, उसको की ऑथर नहीं समझिएगा। पॉइंट समझ आ पाया हूं या नहीं? सही है? मैं काफी सारी एग्जाम्पल्स दे सकता हूं अभी यहां पर प्रोफाइल्स, लेकिन मैं किसी भी स्पेसिफिक नाम पे नहीं जा रहा, आप खुद भी आइडेंटिफाई कर सकेंगे जब आप उसकी प्रोफाइल पे जाएं और उसके पेपर्स के टाइटल पढ़ेंगे, ये सर्वे है या कोई बाकी टेक्निकल पेपर भी है। ठीक है? और टेक्निकल पेपर भी उनके अच्छे होंगे जो ज्यादातर रिसर्च ग्रुप बने हुए होंगे, यानी वो जेन्युइनली किसी रिसर्च ग्रुप का हिस्सा हो, और जो उसके साथ लोग छाप रहे हो स्टूडेंट्स, वो उसी रिसर्च ग्रुप का हिस्सा हो। तो आपको बिल्कुल डायरेक्शन क्लियर नजर आ जाएगी कि उन लोगों के पेपर्स भी किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे होंगे। ठीक है, एक आध सर्वे भी हो उनका, कोई मसला नहीं है, लेकिन सिर्फ सर्वे ही ना छापते हो, ये मैं समझाना चाह रहा हूं फर्क। सही है? तो ये जो सारी स्लाइड्स हैं, इनका बैकग्राउंड ये है कि आपने सर्वे लिखना है और आपने सर्वे पेपर लिखने का एक्सपर्ट बनना है, लेकिन बराए मेहरबानी यही ना रह जाइएगा, बस यही ना लिखते रहिएगा कि सर्वे ही छापते रहें, कोई रिसर्च ही ना करें। और तो बहरहाल सर्वे कब लिखा जाए? सबसे पहला जो टॉपिक है कि हॉट टॉपिक्स, यानी कोई इमर्जिंग फील्ड इमर्ज हुई है और उस एरिया में आप जो है वो आपने उसको पढ़ना शुरू किया, उससे रिलेटेड आपको इंटरेस्ट डेवलप हुआ और अब आप इसमें पब्लिश करेंगे, तो इस सर्वे के साइटेशन मिलने के बहुत चांसेस हैं। लेकिन काम जेन्युइन करना है, 2 नंबर ही नहीं करनी है। सही है? इसी क्लास में थोड़ा सा मैं आपको एक और भी चीज बताऊंगा आगे जाके कि कुछ और भी हो सकता है इसमें अगर आप जेन्युइन काम नहीं करेंगे तो। फिर दूसरा एक पॉइंट तो ये कि कोई हॉट फील्ड डेवलप हुई है, आप इन कुछ एरिया पे काम कर रहे हैं, आपको नजर आता है कि यार ये एरिया ऐसा नया है जिसपे काफी काम अभी नहीं हुआ, तो मैं इस पे एक सर्वे लिख लेता हूं। लेकिन आप जिस स्टेज पे हैं तो आप अपने एरिया को टारगेट करें सर्वे लिखने के लिए। लेकिन ये वाला काम आप कब कर सकते हैं? जब आप अपना एमएस थीसिस कर चुके हो और अब आप देख रहे हो कि मैं कोई ऐसा पेपर लिख दूं कि जिसको अच्छी साइटेशंस मिल सकती हो, मेरी एक प्रोफाइल बन जाए, तब आप ये हॉट टॉपिक्स के पीछे जाइएगा। लेकिन अभी आप जो भी रिसर्च एरिया बेहतर समझ रहे हैं उस पर लिखेंगे। फिर दूसरा कब हो सकता है कि सफिशिएंट न्यू डेवलपमेंट हैज अकर्ड सच दैट एग्जिस्टिंग सर्वे आर आउट ऑफ डेट, यानी उस एरिया में एग्जिस्टिंग सर्वेज जो हैं वो इतना कुछ नहीं दे पा रहे, पुराने सर्वेज हैं यानी पेपर्स। मिसाल के तौर पे आप 2020 में पेपर सर्च कर रहे हैं, आपको मिल रहे हैं 2015 के 16 के सर्वे पेपर उस एरिया पे, और 4-5 साल में या 1-2 साल पुराना भी है, मिसाल पे 17 या 18 का पेपर आपको मिल रहा है, लेकिन 2 साल में अच्छी खासी डेवलपमेंट हो चुकी है, अच्छे खासे उस एरिया पे पेपर पब्लिश हो चुके हैं जो कि कुछ नए एस्पेक्ट्स भी लिए हुए हैं, तो फिर आप उसमें लिख सकते हैं। और फिर एक और बात यह कि आपने बहुत कुछ पढ़ लिया है
और बहुत डाइजेस्ट कर लिया है, तो आपने सोचा कि अब सर्वे लिख लेते हैं, तो आपसे हजम नहीं हो रहा था, आपने कहा कि अब इसको मैं कहीं छाप देता हूं। सही है ये वाला पॉइंट? ठीक है या नहीं है? सही है ना? एक एरिया पे आपने अच्छा खासा पढ़ लिया है, बहुत सारे पेपर पढ़ लिए हैं, तो आप सोच रहे हैं कि मैं अपने जो मैंने इतनी रिसर्च की है इसका किसी को भी फायदा और को भी हो तो एक सर्वे लिख देता हूं, ताकि और लोगों को भी पता चले कि ये एरिया में क्या है कुछ है। बहरहाल ये पॉइंट ध्यान में रहे कि दोबारा मैं इस पे एम्फेसाइज करते हुए कि सर्वे पेपर बहरहाल जो फॉलो करने चाहिए वो किसके करने चाहिए? की ऑथर्स के, जो उस एरिया में अच्छे खासा एक्सपीरियंस रखते हो। लेकिन स्टूडेंट सर्वे किस लिए लिख सकते हैं या किस लिए लिखना चाहिए? इसलिए कि आपका लिटरेचर रिव्यू बहुत अच्छा हो जाता है, और आप अगर एक रिसर्च कैरियर स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आपको एक पेपर मिल जाता है जिसकी साइटेशन बहुत मुनासिब मिल जाती है, तो उसके थ्रू ये अमूमन स्टार्ट के लिए इसलिए यूज कर रहे होते हैं। सर्वे पेपर लिखने के लिए जो है क्या मतलब 8-15-20 सर्वे पेपर से ही सर्वे बनाए आदमी, या कुछ जनरल पेपर तो कुछ कॉन्फ्रेंस? नहीं, सर्वे पेपर बनाने के लिए जर्नल पेपर या कॉन्फ्रेंस पेपर ले लें, कोशिश करें जर्नल ही लें सारे, लेकिन अच्छी कॉन्फ्रेंस भी ले लें। थोड़ा सा कॉन्फ्रेंस के ऊपर भी आप लोग वर्किंग करें कि अच्छी कॉन्फ्रेंस और बुरी कॉन्फ्रेंस क्या होती है। तो आप थोड़ा सा गूगल करेंगे तो आपको मुख्तलिफ रैंकिंग मिल जाएगी कॉन्फ्रेंस की भी, कि AAA रैंकिंग की कौन सी कॉन्फ्रेंस होती है, AA की कौन सी, इस तरह के रैंकिंग हुई है उनकी भी, उसको भी जरा आइडेंटिफाई करें। और अपने एरिया में जो आपको काम दिया गया था ना, जो असाइनमेंट आपने सर्च किया है कि की कॉन्फ्रेंसेस कौन सी हैं, तो वो सर्च करते हुए अगर आपने नहीं सीखा तो अब दोबारा जाके लर्न करें कि कॉन्फ्रेंस की रैंकिंग भी होती है, वो कौन सी अच्छी कॉन्फ्रेंसेस हैं उन जहां पे जो जिसके पेपर लोग जो है वो साइट करते हैं। अच्छा, इससे पहले कि आप मतलब पेपर लिखना शुरू करें, अपने टारगेट ऑडियंस या टारगेट रीडर्स कि किन लोगों के लिए आपने पेपर लिखना है, ये सबसे पहले आप आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कौन होगा जो मेरा ये पेपर पढ़ेगा। कौन पढ़ेगा आपका पेपर? चलें, एक तो ये पेपर देखें, आप अपना एस्पेक्ट सिंपल इस कोर्स तक ना रखें, आप ये टारगेट करें कि ये मैंने पेपर पब्लिश करना है। तो जब पब्लिश होगा तो उस वक्त आपके रीडर्स कौन है, किन लोगों को टारगेट करके पेपर लिख रहे हैं आप? न्यू रिसर्चर हो गए। अच्छा, ऑलरेडी एक आदमी एक एरिया में रिसर्च कर रहा है, जैसे अब मैं हूं, मुझे कुछ टाइम थोड़ा बहुत तो हो ही गया, कुछ ना कुछ रिसर्च मैंने की भी हो शायद। अब मैं किसी एक ऐसे एरिया पे आना चाह रहा हूं जहां मेरी नॉलेज जीरो है, तो मैं अमूमन क्या करूंगा? पहले उस एरिया के बारे में अमूमन ये रुझान होता है कि सर्वे पेपर को उठाऊंगा और सर्वे पेपर से उसकी बेसिक नॉलेज हासिल करने की कोशिश करूंगा। सही है? तो लाजमी नहीं है कि आपके रीडर, टारगेट रीडर जो है वो सब न्यू ही हो, कोई सीजन किस्म का भी आदमी आ सकता है जो पहले से जानता हो कि चीजें क्या होती हैं, लेकिन उस एरिया पे उसने नहीं पढ़ा हुआ कुछ। तो अगर तो आपका सर्वे पेपर ठीक है और उसको पढ़ते में ही स्टार्ट में पता चलता है, वो कंटेंट देखता है कि हाँ यार इस बंदे ने ठीक काम किया, तो वो तो पढ़ेगा, वरना फिर वो रद्दी की टोकरी में फेंक देगा कि नहीं ये बकवास है, इसने ऐसे ही कचरा इकट्ठा किया हुआ। क्योंकि थोड़ा देखें, उसूल ये होता है कि डिटेल में पढ़ने से पहले आपको सिखाया भी गया ना कि आप एब्स्ट्रैक्ट पढ़ेंगे, कुछ कंक्लूजन पढ़ेंगे, कुछ और जरा गो थ्रू करके देखेंगे, एक दफा स्किम करेंगे पहले, तो फिर आपको समझ में आएगा तो आप पढ़ेंगे। तो टारगेट आपका कौन हो सकता है? टारगेट न्यू भी हो सकते हैं उस एरिया के, या उस एरिया में जो पढ़ना चाहे। तो आपने लिखते हुए, फिर वो जो मैंने आपसे बार बार बात की कि लिखते हुए आपने अपने टारगेट जो रीडर्स हैं उनको टारगेट करते हुए चीजें लिखनी है। सही है ये बात? अब उसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं, कुछ चीजें बहुत सी तो हम पीछे डिस्कस करते हुए आए हैं, हमने जो प्रीवियस क्लासेस में बहुत सारे डिस्कशन किए हैं उसमें हमने बहुत सी बातें डिस्कस की हैं कि वो क्या क्या क्वेश्चन रेज कर सकता है। सर्वे में भी इसी तरह के क्वेश्चन रेज हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि भाई पहले से सर्वे मौजूद है, आप क्यों लिख रहे हैं? तो इसका आपने एक शाफी जवाब लिखना है, सेटिस्फैक्टरी आंसर इसका आपने प्रोवाइड करना है लोगों को। वो आपने शुरू में ही दे देना है, इंट्रोडक्शन में ही, और खुद दे देना है, बजाय इसके कि लोग
पॉइंट आउट करें कि ये और ये सर्वे तो थे, तुम्हारी क्या जरूरत है? आप बता दें ये और ये सर्वे मौजूद है, हम इसलिए लिख रहे हैं कि ये और ये काम हमने एक्स्ट्रा किया है, हमारा काम यूनिक ये है। सही है, तो आपने खुद ही अपना जवाब पैदा कर दिया एग्जिस्टेंस का। और बहुत से पॉइंट होंगे जो क्वेश्चन उठाए जा सकते हैं कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे कुछ लोग टैक्सोनॉमी पे खासा जोर देते हैं, तो आप टैक्सोनॉमी भी डेवलप करें। कुछ लोग टेबल्स के ऊपर खासा एम्फेसाइज करते हैं कि कुछ टेबल होने चाहिए जिससे कुछ बात समझा सके। कंपेरेटिव एनालिसिस का टेबल होना चाहिए, ठीक है। लिटरेचर के कोई बड़े बड़े कैटेगरी का कोई टेबल होना चाहिए। या अगर आप कोई ऐसे काम कर रहे हैं जिसमें कुछ इंडस्ट्री के टूल इन्वॉल्व होते हैं, तो उन टूल से रिलेटेड एक सर्वे आपका टेबल प्रोवाइड करे कि जी फला पेपर में ये टूल्स यूज हुए हैं, इसने ये टूल्स यूज किए हैं, इसकी ये चीजें कम है, उसकी ये चीजें ज्यादा है, इसका ये अच्छा है, इसका ये बुरा है, इस तरह करके एक टेबल आपका होना चाहिए, ठीक है। तो जितने ज्यादा टेबल हो, डायग्राम्स हो और उसमें टैक्सोनॉमी हो, तो वो एक अच्छा आपका सर्वे पेपर बन सकता है। गोल क्या होते हैं सर्वे पेपर के? सर्वे पेपर क्यों लिखा जाता है? यानी सर्वे पेपर जो लिखने वाला है उसका गोल क्या है, क्यों लिख रहा है, क्या लिख रहा है, उसने क्या टारगेट अचीव करना है? सही है, सबसे पहली बात तो ये कि वो समराइज करेगा रिसर्च को और फिर उसको एक ऐसे अंदाज में पेश करें कि सामने वाले के लिए कुछ हेल्पफुल हो जाए। मिसाल के तौर पे मैंने 100 पेपर अगर साइट किए हैं, तो 100 पेपर आपको पढ़ने में कितना टाइम लगेगा और उनको सर्च करने में कितना टाइम लगेगा? तो मैंने एक बड़ी खिदमत की है अगर जेन्युइनली काम किया आपके लिए ना। मैंने बड़ी मेहनत की है ना भाई। मैं कई महीने लगाऊंगा इस काम के लिए कि मैं पेपर डाउनलोड करूंगा, उनको पढ़ूंगा, उनको समराइज करूंगा, उस पर मैं टेबल्स बनाऊंगा, मुख्तलिफ किस्म के एनालिटिकल एनालिसिस करूंगा, उसके ऊपर कंपैरेटिव एनालिसिस करूंगा, सब कुछ करूंगा, महीनों लगेंगे मुझे। तो ये एक काम ऐसा होना चाहिए कि सामने वाले के लिए रीडेबल हो, वो पढ़ता जाए, पढ़ता चला जाए, उसका इंटरेस्ट भी रहे और उसके लिए कोई गार्बेज ना हो। यानी आपने डंप ना कर दिया हो इंफॉर्मेशन को, बल्कि आपने एक अच्छे अंदाज में प्रेजेंट किया हो कि सामने वाला अट्रैक्ट करता जाए और थोरोली पढ़ने की कोशिश हो, उसकी पढ़े वो तकरीबन पेपर आपका। यानी पढ़ता जाए तो उसको इंटरेस्ट डेवलप होता जाए कि वाह 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 कितना अच्छा काम किया, और देखो और मजा आ रहा है पढ़ने में। इस तरह से आप पेपर लिख रहे हैं। तो नॉट ऑल डिटेल मस्ट बी इंक्लूडेड, सही है ना। सारी तफसीलात नहीं आपने बतानी जिन लोगों के काम को आप सर्वे में इंक्लूड कर रहे हैं, बल्कि आपने उसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अच्छे तरीके से एक्सट्रैक्ट करके प्रेजेंट करना है ताकि जो पढ़ने वाला है उसको नेवर उन्हीं वर्ड्स में कभी भी नहीं रखें, जिंदगी में उसूल बना लें। देखें इटैलिक में और इन्वर्टेड कामाज में मैं पहले बात कर चुका हूं कि इंतहाई जरूरी हालात में, इंतहाई जरूरी हालात ये हो कि आप ये समझते हो कि इसके बगैर मैं बात समझा ही नहीं सकता, या ये वाला जुमला डाले बगैर कोई बात बनेगी नहीं, तब आपने वो इन्वर्टेड कॉमास में लिखना है। लेकिन मैं ये क्लियर कर लूं कि अमूमन कंप्यूटर साइंस के से रिलेटेड सब्जेक्ट्स में ऐसी मुसीबत पड़ती नहीं हमें कि वर्डिंग के बगैर हमारा काम ना चलता हो। वर्डिंग कहां हो सकती है? वर्डिंग वहां हो सकती है जैसे कोई ड्रामा लिख रहा है ना, ड्रामा के ऊपर वो एनालिसिस कर रहा है। कोई लिटरेचर का ऐसा पहलू है, जैसे मिसाल के तौर पे शेक्सपियर पे कोई बात कर रहा है। अब शेक्सपियर का एक जुमला है, वो पूरा समंदर है, उस जुमले को अपने अल्फाज में लिखूंगा तो वो बात नहीं बन सकती, तो वो इन्वर्टेड कॉमास में लिखेगा और उसको फिर वो मतलब मुहावरा भी बन जाता है वो, और वो पूरी एक स्टोरी होती है। यानी जैसे एक बहुत मशहूर शेक्सपियर का जुमला है, आप लोग तो ज्यादा जानते हो, मेरी इतनी इंग्लिश लिटरेचर पे कमांड नहीं है, कि वो आखिर में U2 आता है ना, किसके नाम क्या है वो बंदे का, किस वो कहता फलाना U2, आप में से भी किसी को नहीं पता, मुझे भी जबान पे नाम नहीं आ रहा। देखो बहरहाल वो कहानी इस तरह से है कि वो आखिर में जब मर रहा होता है तो वो जब मुड़ के देखता है अपने दुश्मन जो जिसने उसको मतलब कत्ल किया होता है, तो वो उसका दोस्त होता है, और वो अपने दोस्त को मुड़ के पूछता है कि तुम भी मतलब फला तुम भी मेरे कातलों में शामिल हो। तो वो बहुत मशहूर शेक्सपियर का नॉवेल है, मुझे अभी देखें जबान पे नाम भी नहीं आ रहा उसका, तो वो उसका ये बड़ा मशहूर फिक्रा है। तो अब वो अगर फिक्रा कोई ना लिखे तो वो बात नहीं बनती, उसको कोई एनालिसिस करने जाए। तो इस तरह से मतलब मैं बात ही समझाना चाह रहा हूँ कि कंप्यूटर साइंस में हमें ऐसी मुसीबत नहीं पड़ रही होती कि अल्फाज एग्जैक्ट यूज किए बगैर काम ना चलता हो। तो ये मैंने आपसे काफी लिटरेचर शेयर किया, आप उसको थोड़ा सा पढ़ें। मैंने जो बुक्स आपसे शेयर की है, मैंने प्लेजरिज्म के हवाले से भी एक डॉक्यूमेंट रखा है, नदीम काफी साहब ने भी ईमेल किया आप लोगों को, अगर आपने ईमेल चेक किया हो।
HEC वाला, उसने भी स्पेसिफिकली ये वर्ड्स लिखे हुए हैं कि कोशिश करें कभी भी किसी के काम को एज इट इज लिखने की कोशिश ना करें। मतलब मैंने पिछली कई क्लासेस में ये बात कही कि अगर आप अपने अल्फाज में नहीं लिख सकते तो इसका मतलब है कि आपको ये काम समझ ही नहीं आया। तो ये तो आप रूल बना लें जिंदगी का कि कभी भी किसी के काम को कॉपी पेस्ट नहीं करना, कुछ भी हो जाए। कोई छोटे से छोटा एक पेज का डॉक्यूमेंट भी सबमिट करना हो, अपनी वर्डिंग में लिख के जमा कराएंगे। सही है? ब्रूटस, बिल्कुल गूगल किया होगा आपने। सही है। तो बहरहाल दूसरा ये कि पहला पॉइंट तो ये हो गया कि ऑल डिटेल्स आपने इंक्लूड नहीं करनी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें आप इंक्लूड करें। अच्छा, मेक श्योर टू कवर ऑल रेलेवेंट मटेरियल कॉम्प्लीमेंट्री, यानी जो भी उससे रिलेटेड चीजें हो उसको आप टिक करके देखें कि भाई ये चीजें मैंने अपने सर्वे में इंक्लूड कर ली हैं या नहीं की हैं। रेलेवेंट मटेरियल से मुराद ये है कि रेलेवेंट जो इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं, बाद औक़ात अच्छा एक कॉन्सेप्ट है एंकर पेपर का, कभी डिस्कस किया मैंने क्लास में एंकर पेपर। एंकर पेपर वो पेपर होता है अमूमन जो उस एरिया का कोई बहुत ही बड़ा पेपर होता है जिसको लाजमी लोग रेफर करते हैं। मिसाल के तौर पे कुछ ऐसे पेपर्स हो सकते हैं जिसमें कोई टर्म फर्स्ट टाइम कॉइन हुई हो, मतलब उसने पहली दफा इंट्रोड्यूस करवाया कोई वर्ड और वो पूरी एक टर्मिनोलॉजी, एक पूरी चीज बन गई। मिसाल के तौर पे अगर बात की जाए IoT की, तो किसी फर्द ने फर्स्ट टाइम ये वर्ड यूज किया होगा इंटरनेट ऑफ सर्विस, तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो IoT जो है वो पहली दफा किसने यूज किया, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। या ब्लॉकचेन या क्लाउड का कॉन्सेप्ट पहली दफा किसने, तो ये इस तरह के पेपर होंगे, उनको बहुत साइट किया जाता है। तो बाज़ औक़ात वो पेपर आपने मिस नहीं करना है। सही है? तो वो इस तरह के इंपॉर्टेंट मटेरियल को, इंपॉर्टेंट पेपर्स को, या जिस वक्त आप सर्वे लिख रहे हैं उस वक्त आप कोशिश करें कि तमाम मुमकिन पेपर्स आप उस कीवर्ड और उस टॉपिक से रिलेटेड सर्च करके डाउनलोड कर लें, मिस ना करें कोई पेपर। यानी आपको कोई रिव्यू में नहीं बता रहा हो कि ये और ये और ये और पेपर फला फला पब्लिश हुआ, आपने वो मिस कर दिए। ठीक है? तो इसलिए जो है वो आप तमाम मुमकिन जो भी लिटरेचर हो सकता है। अच्छा, इसमें ना आप, मैं एक मिनट आपसे क्वेश्चन लेता हूं, इसमें आप अपना कोई क्राइटेरिया रख सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आपने ये डिसाइड किया है कि सारे पेपर वही लूंगा जो एटलीस्ट वेब ऑफ साइंस की इंडेक्सिंग में होंगे। ठीक है? इसी तरह कॉन्फ्रेंस के लिए भी आपने कोई क्राइटेरिया रखा हो कि इस कैटेगरी की कॉन्फ्रेंस लेनी है, इससे कम पे नहीं कोई बात करनी। तो फिर आपको कोई अगर कहता है तो आप उसमें अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स कर सकते हैं कि जी हमने ये कैटेगरी रखी थी तो इसके मुताबिक वो इसमें नहीं लाया कर रहा, इसलिए इसको हमने शामिल नहीं किया अपनी स्टडी में। जी, मल्टीपल हो सकते हैं, मतलब लाजमी नहीं एक ही पेपर एंकर पेपर हो, लेकिन चेंज से क्या मुराद है? अपडेट हो गया कि अब वो IoT की डेफिनेशन जो 10 साल पहले थी अब वो चेंज हो के हुई हो। लाजमी सी बात है कि वो चेंज हो गई तो वो डिफरेंट तरफ चली जाएगी स्टडी। लेकिन बहरहाल जब भी कोई हिस्ट्री बयान करेगा तो उसको जरूर इंक्लूड करेगा कि फला ने इतने साल। देखें, मिसाल के तौर पे ऐसे लेना, आप इलेक्ट्रॉनिक्स की हिस्ट्री पढ़ें या कंप्यूटर्स की हिस्ट्री पढ़ें तो कंप्यूटर की हिस्ट्री पहले कंप्यूटर से स्टार्ट होती है ना। अगर आपको याद हो अभी भी जो आपने स्कूल और यूनिवर्सिटी के जो बैचलर्स के स्टार्ट के जो सब्जेक्ट्स पढ़े होंगे, वहां पर जब आपको कंप्यूटर साइंस की कंप्यूटर्स की हिस्ट्री पढ़ाई जाती है तो आपको पहले कंप्यूटर को रेफर किया जाता है ना लाजमी, और ये बताया जाता है कि ये पहले फर्स्ट एज ये थी, फिर ये सेकंड एज के कंप्यूटर्स थे, और उसमें फिर आपको जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स का जिक्र भी लाजमी आता है कि जो वैक्यूम ट्यूब्स के जो बड़े बड़े जो कंप्यूटर्स होते थे। सही है? इसी तरह से जो स्टोरेज डिवाइसेस का जिक्र आता है तो पंच कार्ड का नाम जरूर सुना होगा आपने, उसके बगैर आप आगे शायद नहीं बढ़े। तो इस तरह की चीजें जब भी हिस्ट्री बयान होगी तो कुछ ना कुछ चीजें ऐसी होंगी जो वो एंकर पेपर्स डिस्कस होंगे लाजमी कि ये टर्म जो है वो 20 साल पहले फला ने इंट्रोड्यूस करवाई थी, फिर ये इस तरह से एवॉल्व होती हुई आ गई। तो ये पॉइंट्स जो है वो इंपॉर्टेंट होते हैं बाजों का। अच्छा जी, फिर इसी तरह से कि लॉजिकल स्ट्रक्चर हो और ऑर्गेनाइजेशन हो पेपर के अंदर। ऐसा ना हो कि बस आपने जो है वो इधर उधर से इकट्ठा किया और बस एक भर दिया मुख्तलिफ टाइटल्स के तहत, कोई उसकी पढ़ने वाले को कोई लॉजिक समझ में नहीं आ रही कि कहाँ से शुरू करूं, कैसे हो, क्या तरतीब है, क्या पढ़ना है। तो आपने उसको पेपर को एक अच्छे वे में प्रेजेंट करना है।
अच्छा, ये मैंने पहले जिक्र कर दिया कि ये स्लाइड्स एज इट इज मैं यूज कर रहा हूँ प्रोफेसर अब्दुल्ला गनी की। तो ये जो ऑथर्स का यहाँ जिक्र है वो कोई आइडियल ऑथर्स नहीं है, ठीक है। इसको आपने कोई आइडियल नहीं समझना है, बस ये एग्जाम्पल ये समझाने के लिए कि सर्वे पेपर में जो अहम टर्म्स और मतलब रिलेटिव चीजें वो सारी इंक्लूड की हों। देखें कीवर्ड्स जो है वो, अब ये सर्वे पेपर है, इसका टाइटल है कि एन अप्रेजल एंड डिजाइन ऑफ मल्टी एजेंट सिस्टम बेस्ड कोऑपरेटिव वायरलेस इंट्रूजन डिटेक्शन कंप्यूटेशनल इंटेलिजेंस टेक्निक। सही है। अब ये जो है वो इसने सारा कुछ इंक्लूड कर दिया है रेलेवेंट जो उससे हो सकता है। तो उसका फायदा इसको क्या होगा ऑथर को कि इनमें से कोई भी टर्म, और नीचे सारे कीवर्ड्स लिख दिए हैं, तो इनमें से कोई भी टर्म कोई सर्च करेगा तो इसका पेपर सर्च में आएगा, ठीक है। इसी तरह से एक और एग्जांपल भी यहां पर है कि एक और एग्जांपल है यहां पर इसी तरह की कि अब पेपर जो है वो वही पेपर है। अब ये इसका स्ट्रक्चर किस तरह से है कि मिसाल के तौर पे उसने जो है वो पहले एब्स्ट्रैक्ट लिखा है, फिर कीवर्ड्स है, इंट्रोडक्शन है, फिर मेथोडोलॉजी कि हमने ये अपना सर्वे किस तरह से डिजाइन किया है, फिर स्टेट ऑफ आर्ट का बताया कि इस वक्त इस एरिया के क्या मतलब इम्पोर्टेंट, इस एरिया पे क्या क्या काम हो रहा है, मुख्तलिफ जो भी इसने एरिया पिक किए थे उसमें TAI है, CI है, मुझे नहीं पता क्या है ये एरियाज, लेकिन जो भी थे वो उसने कवर किए हैं। फिर इसी तरह से मॉडल बताया कि कौन से लोगों ने क्या मॉडल यूज किए हैं, डिस्कशन किया है, कंक्लूजन किया, ये एक इसका अंदाज है स्ट्रक्चर का। फिर इसी तरह से जो है वो एक और ये पेपर है सर्वे ऑन इंडेक्सिंग टेक्निक फॉर बिग डेटा टेक्सोनॉमी एंड परफॉर्मेंस एवेल्युएशन। तो यहाँ पर भी जो है वो एक तो स्ट्रक्चर आपका प्रॉपर हो उसका सर्वे का। फिर इस तरह टाइटल देखें तो ये जो टाइटल है इसमें बेसिकली ये सर्वे किस चीज़ पे कर रहे हैं, इंडेक्सिंग टेक्निक फॉर बिग डेटा। और फिर यहाँ इन्होंने टेक्सोनॉमी का वर्ड भी यूज़ कर लिया, तो सामने वाले को समझ में आएगा कि इन्होंने लिटरेचर को मुख्तलिफ कैटेगरीज में टेक्सोनॉमी बनाई होगी, मुख्तलिफ कैटेगरीज में किया होगा। और फिर परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन भी, तो फिर ये परफॉर्मेंस से रिलेटेड भी इन्होंने कुछ कंपेरेटिव एनालिसिस किया होगा इसमें। सही है, अपना कुछ नहीं होगा लेकिन दूसरों के कामों को कंपेरेटिव और टेक्सोनॉमी की सूरत में किया हुआ। फिर इसने सारे जो इससे रिलेटेड बिग डेटा, क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो ये सारे जो भी कहना चाहिए कीवर्ड है वो इसने इंक्लूड किए हैं। इसी तरह वहाँ पे आप स्ट्रक्चर इसका देखें तो स्ट्रक्चर में भी पहले इंट्रोडक्शन है, फिर बिग डेटा के बारे में इंडेक्सिंग टेक्निक बता दी है, फिर उसकी रिक्वायरमेंट, करंट इंडेक्सिंग टेक्निक, डेटा सेंटर्स यूज इन इंडेक्सिंग, फिर इसी तरह और फिर कैटेगरीज, टेक्सोनॉमी। तो एक मतलब कहना चाहिए कि हायरार्की के साथ पेपर को प्रेजेंट किया हुआ है। तो जब आप पेपर पब्लिश हुआ हुआ बहुत सारे उस फील्ड में, लेकिन किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री को टारगेट नहीं किया हुआ, वो जनरल हुआ। और अगर हम किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री को टारगेट करना चाहते हैं या पर्टिकुलर कुछ लोगों को टारगेट करना चाहते हैं तो क्या वो एब्स्ट्रैक्ट के अंदर मेंशन कर दें? हाँ देखिए, फिर आप टाइटल भी आपका थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा ना। जब आप स्पेसिफिक होंगे तो टाइटल भी स्पेसिफिक हो जाएगा ना। तो अब जैसे मिसाल के तौर पे ये जो सर्वे है, ये सर्वे इंडेक्सिंग टेक्निक फॉर बिग डेटा पे बात कर रहा है। तो अब अगर मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं इसी से ऐसी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ टाइटल के, मिसाल के तौर पे इंडेक्सिंग टेक्निक वो बिग डेटा की किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री पे ले जाए कि जी बिग डेटा का यूज जो है वो सपोज के फिनटेक पे कैसे हो रहा है, तो वो फिर टाइटल भी डिफरेंट हो जाएगा, तो वो पेपर ही अलग हो जाएगा, वो डायरेक्ट रेलेवेंट नहीं होगा। वहां पे तो आप एब्स्ट्रैक्ट में नहीं लिखेंगे, इंट्रोडक्शन में जरूर लिखेंगे। इंट्रोडक्शन में आप लिखेंगे कि ये और ये पेपर मौजूद है, लेकिन इनमें ये और ये चीजें नहीं है। मिसाल के तौर पर फिनटेक पे कोई नहीं था, तो ये हमारा, हम टू द बेस्ट ऑफ अवर नॉलेज ये हमारा फर्स्ट पेपर है जो इस एरिया के ऊपर, यानी इस इंडस्ट्री को फोकस करते हुए। सही है। एग्जिस्टिंग एग्जैक्टली सेम पे भी सर्वे हो सकता है। मिसाल के तौर पे मैंने जो सर्वे पेपर लिखा वो था क्लाउड मॉनिटरिंग के ऊपर, और मेरा पेपर पब्लिश हुआ 2017 में। तो 2017 तक जो मैंने साइट किए तकरीबन 9 या 10 पेपर साइट किए हैं जो क्लाउड मॉनिटरिंग पे ही हैं, थोड़ा बहुत टाइटल चेंज के साथ। एग्जैक्ट क्लाउड मॉनिटरिंग सर्वे के नाम से भी पेपर है और थोड़ा आगे पीछे के साथ भी है।
तो अब मैंने जो उसके ऊपर अपना आर्ग्यूमेंट दिया है वो मैंने अपनी चीजें बताई कि जी ये और ये और ये लोगों ने लिखे हैं, लेकिन हमने जो फला फला काम किया वो नहीं किया हुआ, उन्होंने अपनी चीज बता दी। और फिर थोड़ा सा ये भी आप टच कर सकते हैं कि इस साल में आखिरी पेपर आया था, तो इस साल से इस साल तक ये नई रिसर्च आई है जो हमने साइट की है और वो नया काम है। तो ये सिंपल ये दो रीजन भी काफी होते हैं। एग्जैक्टली सेम टाइटल तो नहीं हो सकेगा, आप टाइटल को आगे पीछे थोड़ा ट्विस्ट करेंगे, लेकिन तकरीबन जैसे क्लाउड मॉनिटरिंग का लफ्ज आगे पीछे कई 4-5 पेपर में आ रहा होगा। सर्वे भी नहीं, सर्वे भी लाजमी नहीं है। जैसे मेरा जो पेपर है उसका टाइटल में सर्वे नहीं है, मेरे पेपर का टाइटल में रिव्यू लिखा हुआ है, रिव्यू। ठीक है, तो रिव्यू का वर्ड भी हो सकता है, सर्वे का वर्ड भी हो सकता है, इन दोनों के अलावा भी बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे अभी जो पीछे हमने एग्जाम्पल दिए, इसमें देखें, इसने टाइटल के अंदर नहीं लिखा हुआ, टाइटल में सर्वे का लफ्ज नहीं है, बल्कि टाइटल इसने ऐसा बनाया कि मुझे तो ठीक भी नहीं लग रहा, टाइटल इतना अच्छा भी नहीं लग रहा है। इस टाइटल को गौर से पढ़े तो ऐसा लगता है जैसे पता नहीं बस सब कुछ गुजार दिया है बस। पर्सनली आई डोंट लाइक दिस टाइटल, लेकिन बहरहाल जो प्रेजेंट करने वाले ने प्रेजेंट किया उसके सिनेरियो में है कि भाई इसने सब कुछ डाला है, सर्च में सब आएगा, तो बहरहाल उसका काम पूरा हो रहा है, उसको इससे कंसर्न नहीं है कि टाइटल कितना बुरा हो रहा है अच्छा हो रहा है बहरहाल। लेकिन बहरहाल टाइटल इंपॉर्टेंट होता है, टाइटल लोग देख के चीज लेते हैं और छोड़ भी देते हैं। तो लेकिन सर्वे में टाइटल बनाते हुए लोग थोड़ा सा ऐसा रखते हैं कि जिसमें सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट इंक्लूड हो रहे हो कि ये चीजें सर्वे में मौजूद हैं। अच्छा जी, अच्छा अब यहां पर थोड़ा सा हम स्पेसिफिक हो रहे हैं चीजों पे, और इसको थोड़ा सा आप गौर से सुनेंगे तो बात समझ में आएगी, वरना आपको लग रहा होगा कि अभी पीछे तो बात की थी फिर वही रिपीट कर रहे हैं। तो अब देखें, सर्वे पेपर में जब आप इसको कैटेगराइज कर रहे हैं तो आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी है कि मिसाल के तौर पे समराइज द रिसर्च इन 5 to 8 पेपर्स ऑन पर्टिकुलर टॉपिक, include your own commentary on the significance of the approach and the solution presented in each paper। अब देखें, मिसाल के तौर पे टैक्सोनॉमी आपने बनाई और स्टार्ट लिया सपोज क्लाउड मॉनिटरिंग पे, फिर क्लाउड मॉनिटरिंग को आपने डिवाइड कर दिया 8 ब्रांचेस में और मुख्तलिफ एस्पेक्ट रख दिए कि जी क्लाउड मॉनिटरिंग इस वजह से भी हो सकती है, इस वजह से भी हो सकती है, इस वजह से भी हो सकती है, और ये रीजन है, इसमें हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, इनको अलग कर सकते हैं, और ये मेजर कैटेगरीज हैं जिसकी वजह से इनको अलग कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे क्लाउड में यूजर का पर्सपेक्टिव क्या है और क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर का मॉनिटरिंग का पर्सपेक्टिव क्या है, ये एक रीजन हो सकता है जिसमें आप कैटेगराइज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मॉनिटरिंग करते हुए लोग जो हैं वो पोलिंग किस तरह की करते हैं कि वो किस किस तरह की पोलिंग होती है, मेरी जबान पे नहीं आ रहा नाम। एक तो ये होती है कि आप यानी पुश और पुल, ठीक है, पुश पुल की बेस पे हो रहा है या हाइब्रिड है या क्या है, या मिसाल के तौर पे आप क्लाउड कंप्यूटिंग में इसलिए भी कैटेगराइज कर सकते हैं कि जी प्राइवेट क्लाउड है, पब्लिक क्लाउड है, हाइब्रिड क्लाउड, इस तरह करके मैं सिंपल एग्जांपल समझा रहा हूं। तो 8-10 आपने कैटेगरीज कर दी, यानी टैक्सोनॉमी कर दी। अब आप हर कैटेगरी पे सारे पेपर तो नहीं लाया करते होंगे, सही है, कुछ प्राइवेट क्लाउड के पेपर होंगे, कुछ पब्लिक क्लाउड के होंगे, कुछ हाइब्रिड सॉल्यूशन पे होंगे। तो वो जो आपने 8 कैटेगरीज की है ना, तो वहां ये कह रहा है कि हर टॉपिक पे आप 5 से 8 पेपर डिस्कस करेंगे। तो सपोज अगर 8 थी तो 8 into 8 64 एटलीस्ट पेपर आपके मुख्तलिफ कैटेगरीज पे डिस्कशन में आएंगे। ये पॉइंट समझें थोड़ा, यहाँ ये नहीं है कि पूरा सर्वे पे 5 से 8 पेपर पे होगा, ये पॉइंट ना कहीं इससे कंफ्यूज ना कर जाए, ठीक है। फिर आपने वो जो डिस्कशन किया उस पर फिर आप अपनी कमेंट्री इंक्लूड करेंगे। ऐसा नहीं है कि सिंपल बस आपने लोगों को रिपोर्ट कर दिया जस्ट लाइक समरी लिख के लिख दी, नहीं, समरी नहीं लिखनी है जी। नहीं, ऐसे नहीं कहा मैंने, एक मेन फील्ड है आपका, कोई एरिया है, जैसे मिसाल के तौर पर आपने अभी तक कुछ एरिया सोचा होगा ना कि इस पे काम करें, क्या एरिया? डीप लर्निंग है। डीप लर्निंग में भी कुछ स्पेसिफिक तो हुआ होंगे कि किस चीज पे ज्यादा कोई डीप लर्निंग पे सर्वे निकाले आपने कोई?
अच्छा, सर्वे अभी तक नहीं देखा कोई आपने? डीप लर्निंग बस लिखूं कुछ इसको स्पेसिफिक कर लें तो आसान हो जाएगा पेपर निकालना। चलें, बहरहाल डीप लर्निंग पे सर्वे निकालते हैं। अब देखें डीप लर्निंग पे जो सर्वे आ रहे हैं, ये डीप लर्निंग इन एग्रीकल्चर आ रहा है, सर्वे और डीप लर्निंग इन मेडिकल इमेजिंग। ये देखते हैं, ये साइटेशन भी बहुत ज़्यादा है इसकी, और अच्छा पेपर लग रहा है मुझे साइटेशन देख के क्योंकि अच्छी खासी साइटेशन है। अब देखें ये जो पेपर को इसने कैटेगराइज किया है, ये लेफ्ट पे आपको नज़र भी आ रहा है, ये वैसे मैंने डाउनलोड के लिए भी क्लिक कर दिया है, लेकिन वैसे भी आप देखें कि यहाँ नज़र आ रहा है आपके पास हाइलाइट्स में एब्स्ट्रैक्ट है। भैया बस यही डाउनलोड कर दो, इतने नहीं चाहिए। क्या कह रहा है ये? 5-6 और डाउनलोड बता रहा है, नहीं चाहिए। ये हुआ डाउनलोड? नहीं हुआ। ये पूरा इशू है, सॉरी। ये स्पेसिफिक पेपर डाउनलोड पीडीएफ में डाउनलोड दिस आर्टिकल पे आना चाहिए ना। अच्छा, ये खुल गया है यहाँ पे, मैंने नोटिस नहीं किया, पहले भी ये खुल चुका है पहले भी, सॉरी। तो अब ये देखें कि ये जो पेपर है ना, इसमें एब्स्ट्रैक्ट के बाद अगर इन्होंने कहीं इसका अच्छा देखें, पहले तो इंट्रोडक्शन में इन्होंने एरिया के बारे में बताया होगा कि जी डीप लर्निंग में मेडिकल इमेजिंग पे क्या काम हुआ है और कब से कौन क्या कर रहा है। फिर मुख्तलिफ जो है ना, ये इन्होंने जो यूज़ हुए में मुख्तलिफ जो न्यूरल नेटवर्क्स और इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो इसने डिस्कस की होंगी। फिर ये आगे आएगा ना तो कुछ कैटेगरीज करेगा, अब जैसे ओवरव्यू ऑफ डीप लर्निंग मेथड्स। अब ये मेथड्स की बेस पे इसने कुछ ना कुछ, जैसे लर्निंग एल्गोरिथम्स हैं, न्यूरल नेटवर्क्स है, तो अब इन सब पे ये कुछ ना कुछ डिस्कशन करेगा और आगे जाके फिर इनका कुछ कंपैरेटिव एनालिसिस भी करेगा कि ये इनमें क्या चीज़ ठीक है, क्या डिफरेंट है, क्या चीज़ है, और हर एक से रिलेटेड पेपर डिस्कस किए होंगे। अब जैसे मेडिकल इमेजिंग पे आया, फिर इसने क्लासिफिकेशन किए, और फिर हर एक पे जो है ना वो पेपर का डिस्कशंस होगा। मैं ये चाह रहा था कि पीडीएफ अगर मेरे पास खुल जाए तो वो उसका फ़ायदा ये होता है कि बाज़ों का इंडेक्स लेफ्ट पे इंडेक्सिंग दिखा रहा होता है उसमें। हाँ, यहाँ देखें आप, अब ये देखें कि ओवरव्यू दे दिया है, लर्निंग एल्गोरिथम बता दिए, ठीक है। ये सब लोग देख लें, मुख्तलिफ एरियाज में इसी तरह कैटेगराइज होगा ना। फिर डीप लर्निंग में CNN आर्किटेक्चर क्या है, फिर इसी तरह मुख्तलिफ यानी रिकर्सिव न्यूरल नेटवर्क्स किस तरह से हैं, फिर अनसपोज, ये मॉडल्स पूरे डिस्कस किए हैं इसने। 2 यानी जो सेक्शन 2 है पूरा, इसका ओवरव्यू इसने पूरा दिया। फिर सेक्शन 3 में इसने मेडिकल इमेजिंग में क्या यूज हो रहा है, ये सारे इसने डिस्कशन किया डिटेल, ठीक है। और सेक्शन 4 में फिर ये जो एरियाज में मुख्तलिफ किस्म की जो यूजेज हैं वो इसने डिस्कस किए हैं कि कहाँ कहाँ, ब्रेन में, आई में, चेस्ट में, मुख्तलिफ पार्ट्स में। और फिर यहाँ पर ये डिस्कशन में जो है फिर अब ये सबको डिस्कस करेगा कि किसके क्या एस्पेक्ट हैं, क्या है। और ये जो पीछे भी करता हुआ आ रहा होगा वहां पर मुख्तलिफ, अब जैसे ब्रेन के ऊपर सारे पेपर तो ब्रेन पे नहीं होंगे ना, तो जो ब्रेन से रिलेटेड पेपर होंगे वो इसने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। आई से रिलेटेड पेपर होगा तो वो आई से जितने रिलेटेड पेपर होंगे, टेबल बना के भी इसने समराइज किया है कि इन लोगों ने क्या क्या काम किया हुआ है, ठीक है। इस तरह मुख्तलिफ टेबल्स बना के भी समराइज किए हुए। तो इस तरह से जो है ना लोग जो कैटेगराइज करते हैं, तो मुख्तलिफ टॉपिक्स पे, एक एक टॉपिक पे 4-4, 5-5 पेपर लेके और उनको आप डिस्कस करते हुए जाएंगे, सही है। और इसमें फिर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आप अपनी कमेंट्री ऐड करेंगे और आप क्रिटिकल एनालिसिस करते जाएंगे उसका, यानी क्रिटिक भी होंगे उस पर आप, यानी आप जो है वो सिंपल समरी नहीं लिख देंगे,
और फिर कंक्लूजन भी कोई आप उससे एक्सट्रैक्ट करेंगे कि जी क्या इनसे मैंने क्या एक्सट्रैक्ट किया। अच्छा, ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इनमें ये देखें, ये जो भी बात आ रही थी वो यहाँ रिटन में भी आ गई कि एवरीथिंग यू राइट इन दिस सर्वे पेपर हैज टू बी इन योर ओन वर्ड्स। वहां से आपने कोई भी चीज कॉपी नहीं करनी है। ऑल आइडियाज, पैराफ्रेजेस of other people's words must be correctly attributed in the body of the paper and in the references। यानी आपने लाजमी तौर पे बताना है कि ये जो आइडिया है ये किसने प्रेजेंट किया था, तो उसको साइटेशन देनी है, लिखना अपने वर्ड्स में, लेकिन उसको आपने साइट करना है लाजमी। अच्छा, मतलब यूं समझ लें कि आप जो है वो अगर अपने उससे नहीं कर सके प्रोड्यूस, ये तो मैं खैर मैं भी अपने जो सर्वे आपसे लिखवा रहा हूं उसके लिए भी मैंने आपको ये बता दिया है कि अगर आपका प्लेजरिज्म जो है वो एक खास पॉइंट से ज्यादा है तो आप पहले ही फेल समझ लें यानी उस स्पेसिफिक असाइनमेंट का जो आपका रिजल्ट है। और 40% अगर आपने फेल किया तो फिर आप समझ लें कि कितना उसका इम्पैक्ट पड़ेगा और भी। ठीक है, कुछ और पॉइंट हैं कि क्या क्या इसमें होना चाहिए। तो उसमें जैसे मिसाल के तौर पे ये एक टेबल है, तो मुख्तलिफ किस्म के टेबल होते हैं जिसमें आप मुख्तलिफ तरीके से जो है वो स्टडीज को समराइज कर सकते हैं। जैसे आप जो है वो टाइप में कैटेगराइज कर दिया किसी में, फिर ऑथर्स का नाम ले दिया, फिर पेपर का टाइटल, और फिर जो है वो आपने उसके कुछ पॉइंट्स बता दिए कि इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। ये एक तरीका हो सकता है, सही है। इसी तरह से एक और टेबल ये हो सकता है कि फंडामेंटल ऑफ एनाटॉमी बेस्ड ऑन WIDPS टेक्निक्स। ये मिसाल के तौर पे ये किसी पेपर से एक और टेबल उठाया तो उसमें फिर मुख्तलिफ यानी ऑथर्स के ले लिए, मेन टाइप्स ले ली, टाइप ऑफ डिटेक्शन, और मुख्तलिफ यानी कैटेगराइज करके आपने मुख्तलिफ टेबल डिजाइन कर लिए। मल्टीपल टेबल्स हो सकते हैं और होने चाहिए। देखें जितने ज्यादा टेबल होंगे उतना ज्यादा पेपर आपका जो है वो सर्वे एक अच्छा पेपर काउंट किया जाएगा। एक बात समझ लें कि मैं ये टाइम जाया नहीं कर रहा हूँ, ये सारी इस डिटेल में इसलिए जा रहा हूँ कि आपसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप इसी तरह का एक सर्वे अच्छा लिखेंगे जो जेन्युइनली मेहनत से भी क्रिएट किया गया होगा और जिसमें आप एक अच्छी एक्सटेंसिव किस्म की जो है वो स्टडी शामिल करेंगे। तो आपने स्टैंडर्ड देखना है, सर्वे अपने फील्ड से रिलेटेड सर्वे जो लिखे गए 30, 35, 40 पेज के सर्वे होते हैं, वो उसी को फॉलो करते हुए आप जितना अचीव कर सकते हो, जितना गुड़ डालेंगे फिर उतना मीठा होगा। मतलब जितना आप लिखेंगे उतने मार्क्स फिर आप एक्सपेक्ट करें मुझसे। अच्छा लिखेंगे, अच्छी चीजें प्रेजेंट करेंगे तो अच्छे मार्क्स होंगे, फुल मार्क्स भी हो सकते हैं। जी, देखें कोशिश ये करें कि जिस तरह से आप प्रॉब्लम यूनिक आइडेंटिफाई कर रहे हैं इसी तरह एग्जैक्टली बिल्कुल नया ना हो, लेकिन कुछ ना कुछ उसमें नया आप शामिल कर रहे हो। मिसाल के तौर पे आपने सर्वे किसी एक ऐसे टॉपिक पे देखें कुछ तो टॉपिक होंगे जो घिस पिट गए, उनको ना लें। जो बहुत पुराने टॉपिक्स हों जिसपे बहुत सारे सर्वे हों और बहुत पहले लोगों ने काफी काम कर लिया, उस पर काम भी ज्यादा नया नहीं हो रहा हो, तो फिर थोड़ा फील्ड में नीचे आ जाए। यानी सिंपल डीप लर्निंग पे ना ढूंढें आप, डीप लर्निंग में भी स्पेसिफिक टॉपिक पे आए, उसमें भी फिर आपको जो है वो एरिया वाइज और टाइमलाइन वाइज आपको बहुत सारा फर्क मिल सकता है। मिसाल के तौर पे आप ये सर्च करके देखें, मुझे नहीं पता मेडिकल इमेजिंग पे लास्ट सर्वे कब आया है और कितने सर्वे हैं, तो अगर बहुत ज्यादा है तो उसको भी छोड़ दें, कोई और एरिया देख लें डीप लर्निंग का। तो लाजमी नहीं है कि टॉपिक नया हो, लेकिन कोशिश करें कि कुछ ऐसा कर लें कि जिसमें नया आप खुद शामिल करें। समझ रहे बात? मतलब नई स्टडीज आप इंक्लूड करें। पहले वाले सर्वे 2 साल पहले भी आया होगा तो 2 साल में आपको बहुत पेपर मिल जाएंगे, तो आप अपना पूरा पेपर जो है वो तकरीबन 80% वो 2 साल के पेपर्स पे रखें, 20% पीछे से कुछ एंकर पेपर, कुछ इंपॉर्टेंट पेपर ले लें। सही है। अच्छा, अब यहां पर टैक्सोनॉमी का मैंने कई दफा जिक्र किया। टैक्सोनॉमी क्या चीज है? कुछ आपको टैक्सोनॉमी की बात समझ में आई या नहीं आई कि टैक्सोनॉमी क्या है? हाँ, लाजमी करें, ये काम लाजमी करें। लाजमी करने का वजह क्या है
क्योंकि देखें, आपने कोई जर्नलाइज गुफ्तगू नहीं करनी है, आपने चीजों को बहुत डिटेल में टॉपिक्स वाइज लेके और उससे रिलेटेड जर्नल पेपर या जो भी अच्छी कॉन्फ्रेंस है उनको रख के कंपेरिजन और कुछ डिस्कशन लेके चलना है। तो आपके पास खुद मटेरियल नहीं होगा तो आप उसको फिल कैसे करेंगे? तो ये आपके पूरे सेक्शन इसी से फिल होंगे कि आप कम से कम 7-8 कैटेगरी में करेंगे तो मुख्तलिफ हर कैटेगरी पे 5-8 पेपर उठा के आप कुछ डिस्कशन कर सकेंगे। तो इस तरह से आपने टैक्सोनॉमी को इंपॉर्टेंस देनी है। सबसे पहले आप पढ़ते रहे फिर टैक्सोनॉमी डेवलप करने की कोशिश करें कि भाई मैंने तो बताया ना 120 पेपर डाउनलोड करें, उसके बाद पढ़ें सबको, एरिया से रिलेटेड स्पेसिफाई करें। देखिए पहले मरहले में जो डाउनलोड किए थे वो तकरीबन डिस्कार्ड करने होंगे आपको, क्योंकि ज्यादातर लोगों ने बगैर किसी प्रॉपर उसके सर्च किए। बहुत सारे लोगों ने बस ऐसे ही इधर उधर के पेपर डाउनलोड कर लिए, पता नहीं कौन कौन से इंडियन जर्नल्स हैं जिनको कोई जानता भी नहीं है, उनके पेपर भर दिए आप लोगों ने, या फिर आपने बस एक ही जगह पे जाके सर्च किया और सारे वहीं से डाउनलोड कर लिए। IEEE एक्सेस पे बैठे, IEEE एक्सप्लोर पे बैठे तो बस सारे वो एक्सप्लोर के पेपर आपने भर दिए और कोई पेपर नहीं लिया। किसी ने कॉन्फ्रेंसेस पे जोर डाला है तो 100% नहीं तो चलो 90% कॉन्फ्रेंसेस हैं। तो थोड़ा सा इसको आपको दोबारा रिव्यू भी करना पड़ेगा जो आपने डाउनलोड किए। ठीक काम करना है तो डाउनलोड पेपर भी आपको दोबारा से वो करना पड़ेंगे। सही है। तो आपने जो है पेपर्स में मतलब टैक्सोनॉमी भी देखनी है, टेबल्स क्रिएट करना है, और टेबल आपके मुख्तलिफ, देखें हर एरिया से रिलेटेड मुख्तलिफ हो सकते हैं टेबल। जैसे मैंने अभी एक बात की, जैसे अब फिनटेक के ऊपर बात कर रहे हैं तो फिनटेक से रिलेटेड कुछ डिफरेंट हो सकते हैं टेबल, कि वो इंडस्ट्री क्या कर रही है या इंडस्ट्री से रिलेटेड क्या प्रैक्टिसेस हैं, उस पर टेबल हो सकते हैं मुख्तलिफ। जैसे अभी मैंने बात की कि मैंने जो काम किया मॉनिटरिंग पे, तो मॉनिटरिंग के टूल्स थे बहुत सारे, तो मेरे 2-3 टेबल इस तरह के हैं जो टूल्स को डिस्कशन कर रहे हैं, यानी जो कमर्शियल प्रोडक्ट्स हैं, जो मतलब एक तो ये रिसर्च पेपर होता है ना, रिसर्च से रिलेटेड मॉनिटरिंग सॉल्यूशन है, एक है जो कमर्शियल प्रोडक्ट्स हैं मार्केट के अंदर जिनकी आपको किसी की रिसर्च पेपर मिलता है किसी का नहीं मिलता, लेकिन वो बहरहाल इंडस्ट्री में यूज हो रहे हैं बड़े पैमाने में, तो वो उनके टेबल और उनका कंपैरेटिव एनालिसिस अलग किया हुआ मैंने। सही है। तो इस तरह से आप अपने एरिया पे जब सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे टेबल्स और बहुत सारे आइडियाज मिल सकते हैं। पिछले पेपर से आइडियाज लें जो पिछले लोगों ने सर्वे लिखे हैं, लेकिन कॉपी ना करें, अपना क्रिएट करें, डिफरेंट करें। मतलब मुमकिन है कि आपका और उसका कोई कुछ ना कुछ चीजें मिल रही हो, लेकिन एग्जैक्टली सेम ना हो कि जिसको फौरन पकड़े कि ये प्लेजराइज है। मतलब देखें, कॉलम तो आपने अपना ही फिल करना होगा, लेकिन टाइटल भी एग्जैक्ट मैच ना हो रहे हो, और थोड़ा सा वर्डिंग चेंज कर सकते हो। तो आइडिया ले उनसे कि वो लोग किस तरह से कैटेगराइज कर रहे हैं, तो आप अपनी कैटेगरी बनाएं डिफरेंट चीजें लेके टैक्सोनॉमी। सर्वे पेपर में अपना कोई सॉल्यूशन भी प्रपोज किया हुआ था अक्सर लोगों ने, वो क्या होता है? वो फिर सर्वे पेपर नहीं होता, वो असल में एक और तरीका है पेपर लिखने का। बाज़ औक़ात ये होता है कि लोग काम करते हैं, थोड़ा सा काम होता है, अब उन्हें उसको छापना होता है, तो वो कोशिश ये करते हैं कि किसी तरह इसमें बहुत सारा मटेरियल इकट्ठा कर दिया जाए, तो वो एक तरह का सर्वे कर लेते हैं मुख्तलिफ उसी रेलेवेंट, यानी वो बेसिकली रेलेवेंट वर्क के पोर्शन को ही पूरा सर्वे पेपर बना देते हैं, और आखिर में फिर बता देंगे इन्होंने ये किया था, हमने ये किया और ये सॉल्यूशन प्रोवाइड किया। तो वो एक अंदाज है लिखने का, लेकिन वो सर्वे नहीं होता, और ना टाइटल में सर्वे लिखा होगा उसमें। अगर आप उसको बहुत अच्छी तरह एनालिसिस करके पढ़े पेपर को, तो पता चलेगा कि इसने अपने छोटे से काम को पब्लिश करवाने के लिए, जगह बनाने के लिए इतनी सारी जो है वो स्टडी की है, या स्टडी भरी है इसमें जबरदस्ती, ताकि उसको जगह बन जाए पेपर को। ये थोड़ा सा टाइम से सीखता है आदमी। मैंने मुझे भी एक ऐसा पेपर एनकाउंटर हुआ था जब मैं ये काम कर रहा था। अगर मेरे पास वो पेपर अगर एकदम आ जाए सामने तो मैं दिखा देता हूं आपको। सर मैं डेटा मैंने बहुत ज्यादा इधर से अगर मूव किया तो मुझे याद नहीं है कि मैंने कहां से कहां पहुंचा दी चीजें। बहरहाल
चले, बहरहाल आप लोग खुद देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, वरना मैं नेक्स्ट किसी टाइम अगर स्पेसिफिकली निकाल के आपको दिखा दूंगा, मेंशन कर दूंगा कि वो पेपर लिखा हुआ इस तरह से कि आपको लगता है कि वो पूरा सर्वे पेपर है और बाद में वो अपना एक सॉल्यूशन पेश कर रहा है। टाइटल भी उसका ऐसे ही है कि वो एक सॉल्यूशन पेश कर रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा डिटेल में उसने स्टडीज कर रखी। अच्छा, अब देखें क्लासिफिकेशन या टैक्सोनॉमी जिसको आप कह लें, उसके लिए क्या क्या हो सकता है। मिसाल के तौर पर यहाँ देखें, ये एक पेपर की जो है वो क्लासिफिकेशन यहाँ दिखाई गई है। तो इसने क्या क्या चीज़ें ली हैं, इसने डिटेक्शन मेथोडोलॉजी लिया है, एनॉमली बेस्ड डिटेक्शन, ठीक है। इसी तरह टेक्नोलॉजी टाइप लिया है कि होस्ट बेस्ड है, नेटवर्क बेस्ड है। मैंने कहा कि ये देखें हर एरिया की डिफरेंट हो सकती है टैक्सोनॉमी। ये सिंपल एक बात समझाने के लिए कि सपोज के जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ कंपैरिजन ऑफ वेरियस इंट्रूजन डिटेक्शन अप्रोच, ये इंट्रूजन डिटेक्शन अप्रोच के ऊपर ये कोई इसने कैटेगराइज किया है, तो उसने मुख्तलिफ लिए, मेथोडोलॉजी लिए, टेक्नोलॉजी टाइप लिए, डिटेक्शन ऑफ अटैक लिया है, परफॉर्मेंस ऑफ डिटेक्शन लिया है, टाइप ऑफ सोर्स लिया है, और इसी तरह से कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पे कि इसकी क्या क्या हो सकते हैं। ये देखिए हर आदमी, जब आप थोड़ा सा टाइम लगाएंगे, आप पेपर्स पढ़ेंगे, आप जो है वो मुख्तलिफ ऑथर्स के पहले के लिखे हुए सर्वे पढ़ेंगे, तो फिर आपको कुछ ना कुछ टैक्सोनॉमी से रिलेटेड भी आइडिया या क्लासिफिकेशन से रिलेटेड आइडियाज जो है वो मिल जाएंगे और फिर आप कर सकेंगे। सही है। तो रीजंस क्या हैं, क्यों सर्वे लिखे जाएं? आपका तो रीजन सादा सा है कि बस आपको लिखना है। ड्यूटी हो सकती है सर्वे लिखना। क्या ड्यूटी है ये? क्यों नहीं हो सकती? सर जैसे कोई टीचर है, वो अब पीएचडी कर रहे हैं, तो उनको फील्ड में ज्यादा मतलब नॉलेज है, तो वो लिख सकते हैं सर्वे पेपर। सही है। बस किसी की जॉब जो बात था उसने दे दिया और ठीक है। और क्या हो सकता है? अच्छा, ये फेयरनेस से क्या मुराद है? फेयरनेस तो सादी सी है कि उस एरिया में 2-3 पेपर्स लिखे में रिव्यूज या सर्वे, और आप गुंजाइश देख रहे हैं तो आप लिख लेते हैं। प्रमोशन क्या हो सकता है? नहीं, मतलब यार एक भी नहीं है, मिसाल के तौर पे तो देखें ये काम है जेन्युइन ही, मतलब इसमें कोई चीटिंग नहीं है सर्वे लिखने में, ये बात ध्यान में रखें। जो बात मैं समझाना चाह रहा हूं वो ये है कि आप जब सर्वे लिखेंगे और आप अपने जो ख्यालात का इजहार करेंगे, वो माहिराना राय, थोड़ा टाइम लगेगा उसको, माहिर जब बनेंगे तो माहिराना राय होगी ना। तो ये सिर्फ फर्क समझा रहा हूं जिसको आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए। लेकिन आप अपनी पूरी जेन्युइन उसके साथ लिखेंगे, आप पूरी मेहनत के साथ लिखेंगे, आपको फायदा ये होगा। आपको क्या फायदे होंगे, चलें ये देख लेते हैं। आपको फायदा ये होगा कि आप जो भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाने जा रहे हैं अपना, उस एरिया से रिलेटेड बहुत अच्छी आपको ग्रिप हो जाएगी। जब आप पढ़ रहे होते हैं बगैर कोई क्वेश्चंस के, बगैर कोई फ्रेमवर्क के, बगैर कोई खाना आपके जहन में कोई टिक मार्क के, तो आप वो एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते जो आप एक पहले से, एक मिसाल के तौर पे एक टैक्सोनॉमी आपने डेवलप कर ली, अब आप वो पेपर पढ़ रहे हैं तो टैक्सोनॉमी से रिलेटेड हर टिक को आप पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो आप उस पेपर में हर वो चीज ढूंढेंगे जो आपने पहले से अपना एक फ्रेमवर्क तैयार किया है कि इसमें ये होनी चाहिए। नहीं होगी तो फिर उसकी कोई जस्टिफिकेशन या कोई कमेंट्री आप उस पर करेंगे कि देखें इसमें ये चीज मिसिंग है। समझ रहे हैं? तो आपको एक ग्रिप और एक आपको ओवरव्यू बड़ा अच्छा आता है इसमें, ठीक है। इसी तरह से आप मेथोडोलॉजीज का आपको बहुत सारे लोगों की आइडिया होगा कि क्या कौन किस तरह से काम कर रहा है। और जैसे मैंने आपको पहले कहा कि चैप्टर नंबर 2 जो आपका है, जिसको लिटरेचर रिव्यू कहते हैं, वो आपका तैयार हो जाएगा। तो लिटरेचर रिव्यू आपका हो रहा है बेसिकली।
और फिर जब आप ये सारा काम करते हैं तो अब आपको टेक्निकल पेपर जब आप लिखने जाएंगे तो वहां आपको काफी हेल्प मिल जाएगी, आपके अपने टेक्निकल पेपर पे भी, आपके अपने एरिया पे भी। क्योंकि देखें, आपने जब किसी एरिया से रिलेटेड मतलब 20 पेपर, सैकड़ों पेपर तो नहीं कहूंगा, 70, 80, 100 पेपर भी अगर आपने पढ़ने की कोशिश की है, कुछ ना कुछ पढ़े हैं, तो आपको बहुत सारे आइडियाज भी आते हैं कि कैसे लिखा जा सकता है। ये बात भी ध्यान में रखें कि प्रेजेंट करने का तरीका भी आपने सीखना है कि अपने पेपर को, टेक्निकल काम को प्रेजेंट कैसे करना है। अगर एक अच्छी प्रेजेंटेशन उसकी नहीं होगी तो लोगों को अट्रैक्ट नहीं करेगा, कोई भी नहीं पढ़ेगा। और अगर आप उसमें अच्छा एम्फेसाइज नहीं कर सकते तो लोग उसकी इंपॉर्टेंस को नहीं समझेंगे, वो कहेंगे ऐसी को बकवास काम है, बहुत सादा करके लिख दिया हो, कुछ नहीं आपने उसको बनाया हो। तो ये भी आप इससे ही लर्न करेंगे कि लोग अपने छोटे से काम को कितना बड़ा बना के कैसे पेश करते हैं। तो मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि आप चीट करें या 2 नंबर ही करें, लेकिन बहरहाल कुछ ना कुछ तो एम्फेसाइज करके आप भी बयान कर सकते हैं ना, जेन्युइनली। समझ रहे फर्क या नहीं? तो ये भी आपको फायदा होगा। अच्छा जी, प्रमोशन से मुराद ये कि मतलब एक तो प्रमोशन, जॉब में प्रमोशन है, लेकिन एक ये कि आपके ग्रेड भी बढ़ रहे हैं। मतलब आप एक लेमैन थे, फिर आपको थोड़ा बहुत रिसर्च का पता चला, फिर आपने जरा और ज्यादा स्टडी किया तो अब आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट को भी पहुंच गए, फिर मुख्तलिफ लोगों की मेथोडोलॉजी समझने लग गए। अब आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट के बारे में, और फिर आप आइडियाज भी दे सकते हैं और कुछ ओपिनियन भी दे सकते हैं प्रपोज मेथड्स के ऊपर। और फिर साथ साथ अगर आप पब्लिश करते हैं तो आपको साइटेशन भी मिलेंगी, जिससे आपकी प्रोफाइल बढ़ेगी। देखें, आप जाके थोड़ा सा सर्च कीजिएगा लोगों को, जिन लोगों को आप फॉलो करते हो, आप यूनिवर्सिटीज में देख लीजिएगा अपने प्रोफेसर्स को, या और कोई एरिया पे जो लोगों को देख रहे हो, तो टेक्निकल काम पे आपको नजर आएगा एक साइटेशन मिल गई किसी को, 2-4 मिल गई। 10 साल पहले का पेपर है, 4 साइटेशन से ज्यादा नहीं मिली। लेकिन सर्वे पेपर पे एक विद इन एन ईयर लोगों को 10-10, 20-20, 30-30 साइटेशन, या बहुत ही हॉट टॉपिक हो तो सैकड़ों में साइटेशन मिल जाती है। तो ये बहरहाल एक प्लस पॉइंट है कि मतलब देखें, फायदा ये है कि अगर आप एकेडमिक्स में या रिसर्च में आना चाहते हैं तो ये एक इंपॉर्टेंट, ये इम्पैक्ट फैक्टर क्या होता है पता है? उस दिन जिक्र हो रहा था, मैंने आपको कहा था फैक्टर्स जाके देखिएगा। देखा आपने कुछ इम्पैक्ट फैक्टर क्या था? नहीं? चले आप लिखें अपने पास, आप सब लोग लिख लें कि इम्पैक्ट फैक्टर किन चीजों पे, कौन से फैक्टर से बनता है इम्पैक्ट फैक्टर। कुछ मैंने आपको बताया भी था, कोई बता सकता है 1-2 पॉइंट जो मैंने बताए थे पहले? किसी को थोड़ा बहुत याद हो? जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर कैसे बनता है? एक एक करके। एक उसकी हिस्ट्री, कब से वो चल रहा है, उसमें कौन ऑथर्स, की ऑथर्स उसके अंदर हैं या नहीं है, पब्लिश कर रहे नहीं कर रहे। नहीं, ये तो मैंने आपको समझने के लिए बताया, लेकिन जो वेब ऑफ साइंस के ऊपर इंडेक्सिंग होती है वो कैसे करते हैं? बिल्कुल, देखें, क्रॉस मतलब सेम जर्नल के लोग ही साइट कर रहे हैं, सेम पब्लिशर के लोग ही साइट करते हैं, या कुछ स्पेसिफिक रिसर्च ग्रुप है आपस में ही खेल रहे हैं साइटेशन, या फिर ये एक जर्नलाइज इसकी साइटेशन है, मुख्तलिफ जगहों पे क्रॉस डिसिप्लिनरी साइटेशन है। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं। जो इम्पैक्ट फैक्टर बन रहा है ना, उसको जाके थोड़ा स्टडी करें कि कौन कौन से फैक्टर को वो काउंट करते हैं। तो जब जर्नल की इम्पैक्ट फैक्टर इंपॉर्टेंट है, तो इसी तरह से जो पर्सन है, जो रिसर्चर है, उसकी जो पर्सनल कहना चाहिए प्रोफाइल बनती है, उसमें भी साइटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी आप सबको मैंने क्या सिखाया कि आप कैसे पता करेंगे कि कौन क्या है? तो उसकी साइटेशन देखेंगे, फिर उसके पेपर्स देखेंगे, फिर ग्रुप देखेंगे, कई सारे फैक्टर देखेंगे। साइटेशन है कि उसमें फैक्टर है ना। तो आप अगर कुछ रिसर्च में करना चाह रहे हैं, या आप अगर कोई एकेडमिक्स में कुछ करना चाह रहे हैं, तो आपकी पर्सनल साइटेशन भी होनी चाहिए, जिसकी बेस पे आपकी प्रोफाइल बढ़ेगी। तो वो जो है वो सर्वे पेपर से ज्यादा आसान से मिल जाती हैं। और इसी तरह से आप अगर किसी यूनिवर्सिटी में जाते हैं, किसी इंस्टीट्यूट में जाते हैं, तो उसकी अपनी रैंकिंग बढ़ाने के लिए भी साइटेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। यूनिवर्सिटी की रैंकिंग भी इससे बढ़ती है, इदारे की भी रैंकिंग इससे बढ़ती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि यूनिवर्सिटीज और बल्कि कंट्रीज प्रोमोट कर रहे होते हैं कि आप इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल में पब्लिश करें। उसके लिए वो इंसेंटिव्स दे रहे होते हैं। आपको भी इंसेंटिव मिलेगा, पता है ये बात? स्टूडेंट्स को भी मिल सकता है यूनिवर्सिटी की तरफ से। कौन सा ममालिक है? पाकिस्तान में पास्ट में
आप अगर यहाँ पेपर लिखते हैं तो आप भी इंसेंटिव ले सकते हैं। अगर वो पब्लिश होती है। हाँ, इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल में पब्लिश करेंगे तो उसका इंसेंटिव आपको मिलेगा। इसी तरह अगर आप कोई कॉन्फ्रेंस पब्लिश करते हैं तो कॉन्फ्रेंस के भी कहना चाहिए कि अखराजात तकरीबन मिल जाते हैं, यानी उसकी आप यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको फंडिंग मिल जाएगी। तो उस पर वर्किंग करें अभी से, ठीक है। और मुनासिब अमाउंट है जो मिलता है, उसको आप देख सकते हैं। कुछ रिव्यू अपने सुपरवाइजर वगैरह से भी कंसल्ट कर सकते हैं। मैं देखूंगा, अगर मुझे वो डॉक्यूमेंट मिल गया तो शेयर भी कर सकता हूँ आपको। कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग और कॉन्फ्रेंस पब्लिकेशन में डिफरेंस है? बस एक ही बात है, नाम डिफरेंट मेरे हिसाब से। तो मैं वैसे इतना टेक्निकल, मुझे दोनों का फर्क नहीं पता, लेकिन मेरा नहीं ख्याल को बहुत बड़ा डिफरेंस है। कॉन्फ्रेंस कॉन्फ्रेंस ही है, बस उसको रैंकिंग देखेंगे कौन सी किसकी अच्छी है। बाकी अब वो प्रोसीडिंग करके छाप दें उसको, या पब्लिकेशन बातों का इस तरह से होता है कि कुछ कॉन्फ्रेंसेस का कॉन्ट्रैक्ट होता है जर्नल पेपर्स के साथ, और वो भी लेकिन ये होता है कि वो रिकमेंड करेंगे उन जर्नल्स को, फिर वो आपका कॉन्फ्रेंस में तो जो गया था ठीक है, लेकिन वहां सबमिट होगा, फिर वो आपसे दोबारा कहेंगे कि इतने % आप बढ़ा सकते हैं इसको, इतना मटेरियल और ऐड कर दें, फिर हम रिव्यू पे भेजेंगे, फिर वो पब्लिश होगा। कंफर्म गारंटी नहीं देते वो भी, लेकिन कुछ जर्नल्स, कुछ कॉन्फ्रेंस पे लिखा होता है कि ये इसकी प्रोसीडिंग्स में से जर्नल सिलेक्ट किए जाएंगे और वहां भेजे जाएंगे उस पब्लिकेशन के लिए। सर ये जर्नल पेपर की वर्क ज्यादा है कि कॉन्फ्रेंस पेपर? देखें, जर्नल जो है वो, जर्नल का कॉन्सेप्ट तो आप समझ रहे हैं ना कि अब तो सब चीज ऑनलाइन हो गई, तो अब आपके पास जो है वो चीज उस तरह से नहीं आ रही। लेकिन जर्नल तो समझते हैं ना, जर्नल क्या होता है। रिसर्च जर्नल एक प्रिंटेड फॉर्म के अंदर बाइंडेड कॉपी आया करती थी, जो अब तकरीबन लोगों ने उसको सब्सक्राइब करना खत्म कर दिया, सब डिजिटल पे चलते चले जा रहे हैं। तो ये एक प्रॉपर यानी कंटिन्यूसली पब्लिश होने वाला जर्नल होता है, जिसका एक चीफ एडिटर होता है, उसके साथ सब एडिटर्स होते हैं, टेक्निकल पूरी टीम होती है, फिर रिव्यूअर्स होते हैं। कॉन्फ्रेंसेस जो हैं वो उसमें भी कुछ बहुत अच्छी जो कॉन्फ्रेंस है वो जर्नल से भी ज्यादा उनकी रेस्पेक्ट है, लेकिन कम है। थोड़ा सा ये आप खुद जाके वर्किंग करें अपने, जो आपको मैंने असाइनमेंट दिया था, अगर आपने सही वर्किंग की होती तो आपको पता होता कि कुछ कॉन्फ्रेंस ऐसी हैं जो लोग मरते हैं कि उस कॉन्फ्रेंस में हमारा छप जाए, जर्नल वर्नल की तो कोई औकात ही नहीं है उसके सामने। तो लेकिन अमूमन जर्नल की वैल्यू इसलिए ज्यादा है कि वेब ऑफ साइंस पे उसकी साइट, उसकी पूरी एक इंडेक्सिंग है, फिर कंटिन्यूसली पब्लिश हो रहा है। लेकिन ये है कि कॉन्फ्रेंस पेपर में भी कुछ कॉन्फ्रेंसेज हैं जिसमें लोग, मतलब उनके लिए जिंदगी भर का सरमाया कि अगर एक दफा भी उस कॉन्फ्रेंस में पहुंच गए तो। कुछ ऐसी कॉन्फ्रेंसेज भी हैं, मतलब अगर आपने उस कॉन्फ्रेंस में छाप दिया तो समझ लें कि दुनिया आपको फॉलो करेगी कि ये वहां छाप चुका है तो ये बहुत ही जेन्युइन आदमी है। इस सतह की कॉन्फ्रेंसेज में कही, मतलब मैं अपनी कुछ चीजों में फॉलो करने में मैंने एक दो लोगों को उनको फॉलो किया कि जो स्पेसिफिक कॉन्फ्रेंस में जिन्होंने पब्लिश किया था, तो मैंने कहा कि बस इसमें छाप दिया तो इसने ठीक काम किया होगा, और ठीक काम किया हुआ था। उसका काम मुझे पढ़ के और मतलब इंप्लीमेंट भी हो सकता है, सारी चीजें नजर आ रही थी। अमूमन लोग आपको कोड नहीं देते, सोर्स कोड नहीं बताते, अमूमन लोग आपको नहीं बताते कि ये आप इसको रिप्रोड्यूस कैसे कर सकते हैं। ईमेल करें तो आए बाएं शाये करते हैं, तो या जवाब नहीं देते, तो वहां पे पता चल जाता आपको। तो कॉन्फ्रेंस बहुत सारी इंपॉर्टेंट भी होती है, लेकिन बेसिक फर्क यही है कि जर्नल जो है वो अमूमन बहुत ज्यादा, यानी उसकी छलनी बहुत खतरनाक है, वो अक्सर तो ऐसे रिजेक्ट कर देते हैं। आप कॉन्फ्रेंस की कैटेगरी ये देखेंगे, कॉन्फ्रेंस की रैंकिंग कौन करता है और क्या कैसे रैंकिंग है, इस पे सर्च करें पहले। हाँ, AAA कॉन्फ्रेंस कौन सी होती है ये पता करके आप, HEC कौन सी कॉन्फ्रेंसेस को क्या कैटेगरी देता है यही सर्च कर लें, आपको इसमें भी काफी हेल्प मिल जाएगी। अच्छा, डिजिटल लाइब्रेरीज को हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इनमें से कुछ ऐसी हैं जो आप अगर ना जानते हो तो वो आप नोट करें, उसको भी इंक्लूड करें अपनी नेक्स्ट सर्च में। जैसे ACM है, इसकी भी पूरी डिजिटल IEEE को मैं इंट्रोड्यूस करा सका हूँ। एल्सवेयर को भी आप इंक्लूड करें अपनी सर्च में। गूगल स्कॉलर से हम फेमिलियर हैं, ठीक है। ये भी बात हो सकती है कि ट्राई टू आइडेंटिफाई रिसर्च ग्रुप, फैकल्टी इन योर एरिया, डाइजेस्ट इनटू योर वर्क, पॉइंटर्स, ये सारी बातें। गूगल स्कॉलर आप सब फेमिलियर हैं, इसी तरह ये एल्सवेयर का है, इसको भी आप देख लें, इसमें सर्च किस तरह कर सकते हैं। इसमें
थोड़ा सा एडवांस सर्च सीखें। ये जो नीचे यहाँ पे जो एरिया आपको नज़र आ रहा है, तो एडवांस सर्च में जाके आप बहुत सारे ऑप्शन ऐड कर सकते हैं उसमें, और मुख्तलिफ की टर्म्स हैं जो आप उसमें इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ऑथर से रिलेटेड सर्च कर सकते हैं, मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट से रिलेटेड सर्च कर सकते हैं, और स्पेसिफिक जर्नल की सर्च कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो ये सारे एडवांस सर्च इसकी आप देखेंगे कैसे हो सकती है। अच्छा, तो आज वैसे मेरा इरादा था कि हम ग्रुप डिस्कशन करेंगे, लेकिन मैं कुछ टाइम एक्सीड कर गया हूँ लग रहा। मेरा ख्याल है इसको मैं यहाँ रोक लेता हूँ और फिर हम ग्रुप डिस्कशन पे जाते हैं। वो ब्रेक ही होगा, उसमें आप बातें करते रहेंगे क्या